Hello students, good morning, good afternoon, good evening. So this is the first class for the quant practice and as I promised you day one मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आती रहूंगी एंड ये क्वेश्चंस बेटा सिर्फ आईपी मेट एग्जाम्स को जो टारगेट कर रहे हैं उसके लिए नहीं है। आप अगर कैट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप और भी किसी एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के लिए फिल्टर किए हैं। ये क्वेश्चंस मैं कुछ टाइम पहले अपने फेसबुक पेज, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर इन सब पर अपलोड कर देती हूँ ताकि आपको सॉल्व करने का टाइम मिले एंड उसके बाद आपका डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो टोटल बेटा आज मैं यहाँ पे आपके लिए टोटल 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा और अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप मेरी वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स लॉग 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यू नीड टू फाइंड आउट द डोमेन। डोमेन मीन्स ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स जिसपे आपका फंक्शन डिफाइन होता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अब आपके माइंड में आया कि अच्छा मैं तो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं और उसमें फंक्शन आता है बट आई डिडंट कवर व्हाट इज द डोमेन, या फिर आई कवर्ड बहुत 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 टाइम पहले कि व्हाट इज डोमेन वो मैंने किया था लेकिन अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि डोमेन क्या है। तो बेटा सबसे पहले आप अपने नोट्स जाके खोलो, नोट्स को देखो, नोट्स को समझो कि आपके पास में डोमेन क्या है। ठीक है, तो डोमेन इज बेसिकली द वैल्यू, द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जो इस फंक्शंस को डिफाइन करे। एंड फंक्शंस आपका रूट के अंदर नेगेटिव आपका जीरो पे डिफाइन नहीं होगा। एक तो आपका जो फंक्शंस होगा एक तो जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, एक 1/0 पे डिफाइन नहीं होगा। और मतलब जीरो पे डिफाइन होने का मतलब है लॉग जीरो, सॉरी। और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज पे डिफाइन नहीं होगा। 1/0 रूट के अंदर नेगेटिव और अगर कहीं पर लॉग है तो लॉग जीरो, इस पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। करेक्ट। तो अगर मुझे डोमेन फाइंड आउट करने तो सबसे पहली चीज तो 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो and the in the second part this is the root of x square minus 1, so x square minus 1 should be greater than equal to 0। ये दो कंडीशन होनी चाहिए। तो बेटा लीनियर इक्वेशन, तो अगर आप x को इधर लेके जाओ तो आपके पास जो x की वैल्यू होगी वो लेस देन 1। और यहां पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 और x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने अगर नंबर लाइन को भी समझा होगा तो आपके पास ये -1 और ये +1 वैल्यू ऐसे होती है, प्लस माइनस और प्लस। आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज इक्वल टू 0 रूट के अंदर चलेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में बेटा या तो आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी। ठीक है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर इस रेंज के लिए आपके पास x इज लेस देन इक्वल टू -1। लेकिन ये दोनों फंक्शन आपके साथ में हैं। तो अगर आप कॉमन कंडीशन देखो कि x इज लेस देन 1 और x इज लेस देन इक्वल टू -1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि साइमल्टेनियसली आपको एक साथ इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो हमारे लिए कौन सा वर्क करेगा, x इज लेस देन इक्वल टू -1, क्योंकि उसमें आपका ये वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है, माइनस इनफाइनाइट और -1 पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द डोमेन ऑफ योर फंक्शन। तो बेटा जब भी आप डोमेन फाइंड आउट कर रहे हो तो डोमेन मतलब इनपुट बेसिकली। तो अगर हम डोमेन को बोलते हैं तो डोमेन इज द सेट ऑफ इनपुट्स। तो आप कितनी वैल्यूज यहाँ पे, कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हो जो आपके फंक्शंस को डिफाइन करे। तो इफ द लॉग इज गिवन तो लॉग जीरो पे फंक्शंस विल नॉट बी डिफाइन, 1/0 पे नहीं होगा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होगा। सो टू फाइंड द डोमेन जस्ट आपको ये तीन चीजें माइंड में रखनी है। ठीक है, सो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। अब हम मूव करेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। अब यहां पर आपको सेकेंड क्वेश्चन गिवन है। तो सेकेंड क्वेश्चन में ए एंड बी आर द ओनली टू अर्निंग मेंबर्स इन फैमिली।
ए कॉन्ट्रीब्यूटेड 60% टू द टोटल फैमिली इनकम। उनकी फैमिली में दो ही अर्निंग मेंबर्स है और दोनों अर्निंग मेंबर्स में ए कॉन्ट्रीब्यूटेड द 60%। तो बेटा अगर ए और बी, इफ ए इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग द 60% देन डेफिनेटली बी विल कॉन्ट्रीब्यूट द 40%। सो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है दिस इज 3:2। However, A has to pay a tax called banking cess imposed by government and consequently contribute only 40% to the family income now. अब वो कुछ बैंकिंग सेस दे रहा है और जिसकी वजह से अब वो फैमिली इनकम में 40% ही कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एज इनकम। बेटा आपको एक चीज यहाँ पे समझनी है, बी के कंट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। बी का कंट्रीब्यूशन अभी भी आपका इसी रेशियो में है, मतलब यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, लेकिन रेशियो में कुछ तो चेंज हो जाएगा ना, बी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन उसने यहाँ पे बोला कि अब जो है आपका 40% ही वो कंट्रीब्यूट कर पाता है। तो अगर वो 40% ही कंट्रीब्यूट कर पाता है तो 2:3 रेशियो है। बट बी का कंट्रीब्यूशन अमाउंट सेम ही होना चाहिए, क्योंकि ना तो बी की इनकम चेंज हुई है ना ही बी के बारे में उसने कुछ बोला है। तो बी का जो शेयरिंग वैल्यूज है इट शुड बी सेम। तो अगर वो सेम नहीं है तो उसको सेम बना लेते हैं, लाइक दिस इज 3:2, दिस इज 2:3। बी में कोई चेंज नहीं करते, तो बी में कोई चेंज नहीं करते, दैट्स व्हाई व्हाट शुड वी डू, यहाँ पे इंटू 3 कर लेते हैं, यहाँ पे इंटू 2, तो ये भी इंटू 3 होगा और ये भी इंटू 2 होगा। सो न्यू रेशियो बन जाएगा 9:6 और यहाँ पे बन जाएगा 4:6। नाउ यू कैन सी कि बी जितना शेयर कर रहा था बी अभी भी उतना ही शेयर कर रहा है। आप बी के रेशियो को सेम बना लीजिए। बट ए का रेशियो 9 से 4 हो गया, मींस डिक्रीज हुआ है 5, कहां से 9 से, 5/9। एंड बच्चा 1/9 का वैल्यू कितना होता है 11.11%। सो 5/9 इज 55.55%। तो 55.55% ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो ए में जो परसेंटेज चेंज हुआ है दिस इज द 55.55%। बी का अमाउंट आपको सेम रखना है बट रेशियो चेंज हो गया था, बिकॉज वो 40% रह गया था, तो 2:3 रेशियो हुआ। बट बी को अगर आप सेम बनाने का ट्राई करोगे तो द फर्स्ट रेशियो विल बी 9:6 एंड सेकेंड रेशियो इज 4:6। करेक्ट है। सो द ए अमाउंट, ए यूनिट इज चेंजिंग फ्रॉम 9 to 4। तो 5 का चेंजेस हुआ बच्चा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का चेंजेस हुआ, 5/9 55.55 विल बी योर करेक्ट आंसर। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियोस ही देख रहे हो बच्चे, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करो, तभी क्वेश्चन में आपको, अच्छा हाँ, आपकी कितनी प्रैक्टिस चले, क्योंकि ये क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ऑलरेडी कंसेप्ट कवर कर चुके हैं, सिर्फ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस उनको चाहिए, जो सिर्फ अपने अपने एग्जाम्स के लिए कुछ बूस्टअप क्वेश्चंस के लिए ढूंढ रहे थे। Question number 3. Find the number of ways in which 9 different balls can be put into 5 identical boxes, 4 of them containing 2 balls and one and the fifth only one. 5 वाले में आपके पास केवल 1 है। अब बच्चे अगर आप यहाँ पे कंसेप्ट देखो, यू हैव द 9 डिफरेंट बॉल्स, तो आपके पास बॉल्स जो है वो डिफरेंट है, लेकिन जो आपके पास बॉक्सेस हैं वो आपके पास आइडेंटिकल बॉक्सेस है। करेक्ट, यू हैव द 5 आइडेंटिकल बॉक्सेस, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे बॉक्स को चूज करने के लिए कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, बिकॉज दीज आर द आइडेंटिकल बॉक्स। करेक्ट, तो बॉक्स में आप, तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट डिस्टिंक्ट टू आइडेंटिकल कंसेप्ट। तो बॉक्स को चूज करने के लिए कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि बॉक्स ऑलरेडी आइडेंटिकल है, बट द बॉल्स आर डिफरेंट। तो अगर बॉल्स डिफरेंट है तो उनमें से, क्योंकि उसने बोला है कि 4 बॉक्सेस में आपके पास 2 बॉल्स रहेंगी और एक में आपके पास में 1 बॉल रहेगी, ठीक है, एक में आपके पास आइडेंटिकल में 1 बॉल आने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी एक बॉक्स में एक बॉल रखें और बिकॉज द बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, तो बेटा इसमें आपके पास 9 वेज हो जाएंगे बॉल को रखने के लिए। अब आपके पास 8 बॉल बची, 8 में से 8C2, दिस इज 6C2, दिस इज 4C2 एंड दिस इज 2C2। तो ये आपके पास टोटल वेज हो जाएंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपके पास 8C2 इंटू 6C2 इंटू 4C2 इंटू 2C2 इंटू 9 वेज। Because the box are identical, so we have to divide the 4 factorial.
बिकॉज बच्चे बॉक्स आइडेंटिकल है तो फिर उसमें, क्योंकि 8C2 6C2 में इसमें आपके बॉक्स भी चूज हो गए, तो डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। एंड आपको ये भी ध्यान में रखना है NC2 होता है n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो 8C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 बाई 2, तो 4 इंटू 7 28। 6C2 हो जाएगा आप 6 इंटू 5 बाई 2, तो इट विल बी 15। 4C2 4 इंटू 3 बाई 2, तो इट विल बी 6। 2C2 की वैल्यू 1 इंटू 9, एंड द 4 फैक्टोरियल इज 24। करेक्ट है। तो 4 7 28, 4 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 इंटू 9 इज 135, एंड 135 इंटू 7, तो 135 इंटू 7, 7 इंटू 5 इज 35, 21 and 3 is 24, एंड 7 1 and 2 हो जाएगा आपके पास में 9। सो द टोटल वेज आर 945, जिसमें से आपके पास में 5 आइडेंटिकल आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं। तो 5 आइडेंटिकल बॉक्सेस में से पहले आपने एक बॉक्स में एक बॉल पुट कर दिया, उसके टोटल 9 वेज हो सकते हैं बिकॉज द बॉल्स आर नॉट आइडेंटिकल। तो 9 वेज, एंड रेस्ट 8C2 6C2 4C2 2C2, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सो 945 इज द आंसर। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। सो द क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके IPM एग्जाम्स में, कैट एग्जाम्स में बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं आपके ये। तो जहां पे एरिया रीजन बाउंडेड आपको फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे क्वाड्रेंट्स भी बना रहे हो और आप पॉइंट्स यहाँ पे शो करोगे, तो सबसे पहले x-10, तो अगर आप x=10 पुट करते हो, तो मोड ऑफ y=6 12। सो देयर आर टू कंडीशन, y+6=12 हो सकता है, या y+6=-12 हो सकता है। तो y का वैल्यू 12 माइनस 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और y का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 18 हो जाएगा। सो व्हेन x=10, जब आपके पास x की वैल्यू 10 थी, तो y की वैल्यू 6, तो यहाँ पे 10 6, और जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू -8, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पे आएगा, तो ये हो जाएगा 10 और माइनस का 18। नाउ इफ यू पुट x y इज इक्वल्स टू माइनस का 6, तो अगर y इक्वल टू -6 पुट कर रहे हो बच्चा, तो x-10=12 हो सकता है, और x-10=-12 हो सकता है। तो x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 10 इज 22, एंड x इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस का 2। तो दो पॉइंट्स बन जाएंगे यहाँ पे, 22 माइनस का 6 और -2 माइनस का 6। तो x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, x इज 22, तो 22 एंड y इज -6, तो समथिंग मैं यहां पर ले लेती हूँ। दिस पॉइंट इज 22 एंड माइनस का 6, एंड -2 -6 दोनों ही आपके पास x और y दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो इट इज हियर -2 एंड -6। सो अगर आप इन चारों पॉइंट्स को यहां पर ज्वाइन करते हो, तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल टाइप स्ट्रक्चर बनेगी। अब हमें इसका एरिया चाहिए। अब एरिया चाहिए तो वी विल डू वन थिंग, वी फाइंड आउट द डिस्टेंस। अगर आप मान लीजिए डिस्टेंस देख लो इनके बीच में, तो डिस्टेंस में बेटा, या फिर आप इनके डायगनल्स, क्योंकि अगर आप डायगनल्स को ज्वाइन करते हो, तो डायगनल्स में ये एक स्ट्रेट लाइन और ये एक स्ट्रेट लाइन, तो डायगनल्स में अगर आप यहां पर देखो, तो ये पॉइंट आपके पास 10 6 और 10 माइनस का 18, और यहाँ पे -2 -6। अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 12 का स्क्वायर, 6 और माइनस का 6, ठीक है, तो ये भी आपके पास 12 का स्क्वायर, 144 प्लस 144, तो √288। यहाँ पे अगर आप देखो तो 10 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आपके पास 12 का स्क्वायर, -18 -6 ये भी 12 का स्क्वायर, दोनों डायरेक्शन दोनों लेंथ सेम आ गई। इन 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 दिस 10 एंड 22, तो ये भी 12 का स्क्वायर, 6 और माइनस का 6 प्लस हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर। यहां भी बेटा आपके पास 12 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, इट मींस ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। और अगर आप इनके डायगोनल देखो, तो ये सीधा सीधा 12 है, क्योंकि x की वैल्यू तो 10 और 10 ही है, -18 और प्लस के 6, तो यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा, ये आपके पास में
ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, सॉरी 24 आएगा ना, 18 एंड 6, तो 24 ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप इसमें देखो तो -2 एंड 22, तो 24 -6 कैंसिल, तो ये वैल्यू भी आपके पास 24 आ जाएगी। सो इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल देन दिस इज द रोम्बस। ठीक है, दिस इज द रोम्बस, एंड रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। तो D1 भी 24 है आपके पास में, D2 भी वैसे भी, ये तो स्क्वायर बन गया ना बेटा, बिकॉज ऑल द डायगोनल्स आर सेम, एंगल्स भी निकालने की जरूरत नहीं बनी। 12 इंटू 4 इज 48, 12 इंटू 2 इज 24 एंड 4 इज 288, तो आंसर इज 288। सो इफ दिस इज कंफर्म्ड कि इट इज अ स्क्वायर, देन आप ऑलरेडी √288 फाइंड आउट कर चुके थे, साइड स्क्वायर, बट हमें डायगोनल चेक करके ये पता चला कि दिस इज द स्क्वायर, बिकॉज इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल टू डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देन दिस स्ट्रक्चर इज अ स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये जो रीजन बाउंडेड एरिया वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चंस फ्रॉम डे 1। तो लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 37, 37 पावर 38 एंड पावर 39। तो आपको यूनिट डिजिट बतानी है, तो सबसे पहली चीज तो बेटा ये है कि यूनिट डिजिट में आपके पास 7 की यूनिट डिजिट या तो 7 होगी, या 7 स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा। 7 की जो साइकिल होती है, अगर आपने साइक्लिसिटी का कंसेप्ट किया है बच्चा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। एंड इफ यू डिडंट कवर द साइक्लिसिटी कंसेप्ट येट, तो मैंने ऑलरेडी नंबर सिस्टम की एक पूरी सीरीज में डाली हुई है, और उसमें साइक्लिसिटी का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो साइक्लिसिटी एक बार जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो 7 का जो साइकिल है वो आपका 4 का होता है, मींस आपको अपनी पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो पावर कितनी है, 38 पावर 39, आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 38 आपका कितनी बार है, 39। तो बेटे 38 38 38, क्योंकि इतनी बार आपके पास 2 आएगा, तो दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, बिकॉज 38 इज 19 इंटू 2, तो आप 19 इंटू 2, 19 इंटू 2, जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और कंप्लीटली डिविजिबल होगा मींस अगर आपके पास रिमाइंडर 1 2 3 4, तो आपके पास में लास्ट यूनिट डिजिट अगर रिमाइंडर 1 है, तो 7 पावर 1 के अकॉर्डिंग यूनिट डिजिट 7 होगी। इफ रिमाइंडर इज 2, देन 7 स्क्वायर के अकॉर्डिंग यूनिट डिजिट 9 होगी। इफ रिमाइंडर इज 3, देन अकॉर्डिंग टू द 7 क्यूब द लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट विल बी 3। एंड रिमाइंडर 4 हो नहीं सकता, बिकॉज आप ऑलरेडी 4 से डिवाइड कर रहे हो। तो इफ रिमाइंडर इज 0, तो लास्ट यूनिट डिजिट आपके पास 1, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है। तो अगर आपके पास रिमाइंडर 0 है, तो आपकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 1 होगी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सो अब बेटा अगर आपने साइक्लिसिटी का कंसेप्ट नहीं कवर किया है, इट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा, तो वो कंसेप्ट आप पहले जाके कवर करो। और मैंने भी वीडियो अपलोड की हुई है पूरा विद क्वेश्चंस, तो आप उसे भी देख सकते हो। तो चलिए वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन, मतलब डे 2, एंड अनदर 5 क्वेश्चंस के साथ हम वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।